न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद दोस्तों। आज की श्रृंखला में हम लोग कल के आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा, श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी अर्थात रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। तो मृत्यु की नदी किसे कहते हैं? श्योक नदी। किस नदी को? श्योक नदी। कहाँ पर है? काराकोरम क्षेत्र में है। अगला है, सतलज नदी उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए शिपकला दर्रे, जो हिमाचल प्रदेश में दर्रा है, हिमाचल प्रदेश के निकट भारत में प्रवेश करती है। अगला है, कापली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी क्या है? कापली नदी है। अगला है, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। कौन है? जोग या गरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। जोग जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग है। अगला है, जोग जलप्रपात कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। कौन सी नदी किनारे है? तो शरावती नदी किनारे स्थित है। इस सब पॉइंट को नोट करते चलिए। आगामी परीक्षाओं में कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हमारा पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपने समझा कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कापली नदी है। अब आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से है? तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत के सांगपो अर्थात चेमा इंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील से निकलती है और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई जो है ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। आपको ये ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है और तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियाँ की अगर बात करें तो दिबांग है, लोहित है, कामेंग है, सुबनसिरी है, मानस है, ये सब, और तीस्ता, ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। भारत का न्यागरा प्रपात को किस जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? वह है चित्रकूट जलप्रपात। अगला है, दूध सागर जलप्रपात। क्या है? दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। उसके बाद गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा किस नदी किनारे है? तो मांडवी नदी किनारे स्थित है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। अगला है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर है। जितने जलप्रपात मैं बता रहा हूँ सब एक लिस्ट बना लीजिए। जलप्रपात कहाँ पर है, किस नदी किनारे है और कहाँ पर है, नोट कर लीजिए। एक नंबर जलप्रपात से जरूर आएगा। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस नदी किनारे है? नर्मदा नदी किनारे है। अगला है, चिल्का झील। चिल्का झील भारत के उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। इसकी विशेषता क्या है? यह जो है खारे पानी की लेगून झील है। क्या है? लेगून झील, खारे पानी की। अगला है, फुलहर झील। फुलहर झील जो है गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है। ये फुलहर झील है कहाँ? तो ये पीलीभीत में है। कहाँ है? पीलीभीत में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। नक्की झील राजस्थान में है। कोलोरी झील आंध्र प्रदेश में है। असम में चंदुबी झील है। हमीरसर झील गुजरात में। जितनी झील है एक बार वीडियो को रोक करके पहले आप एक कॉपी पेन में नोट करिए। लोनार झील एक तरफ झील लिखिए, एक तरफ राज्य लिखिए। लोनार झील महाराष्ट्र, नक्की झील राजस्थान, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, चंदुबी झील असम, हमीरसर झील जो है ये इंपॉर्टेंट है। हमीरसर झील कहाँ है? गुजरात में है। हमीरसर गुजरात में है। इतना बात आपको याद। ये पूरा पूरा पॉइंट जो है ये झील वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है। इतनी झील जो है आप लोग या स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। इतना झील आप तैयार कर लीजिए तो पेट वाली परीक्षा आराम से, अगर झील पूछेगा तो इसी में से 5-6 में से पूछेगा। इसके बाद जो है नदी दिया गया है
गंगा नदी की लंबाई जो है आपको पता है 2525 है, गोदावरी 1465 है, नर्मदा 1312 है, महानदी 851 है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती है, जिसका उद्गम मैदानी भाग में है। अगला है सोन नदी का वास्तविक स्रोत अमरकंटक में मैकाल पर्वत से है। अगला है गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत नदियों में सबसे लंबी नदी है। अगला है दक्षिण भारत की नदियों में सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी का है। अगला है हुंगरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा अर्थात स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंगरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में स्थित है। अगला है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। लूनी भूमबंधित नदी है, लूनी नदी। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है ये, यहाँ से आप देखिए गोरखपुर जो है हमारा शहर, जहाँ से बाबा सीएम का गृह क्षेत्र है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका गृह क्षेत्र गोरखपुर है। तो गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती नदी किनारे। जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ये नर्मदा नदी किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी किनारे है। अहमदाबाद गांधीनगर साबरमती किनारे। हैदराबाद मूसी नदी। राजमुंद्री गोदावरी। वर्तमान नाम जो है इसका राजा महेंद्र वर्मम है। तो आप ये तीन गोरखपुर जबलपुर ये तीनों गांधीनगर याद रख लीजिए और सब आपका हो जाएगा। कोटा जो है चंबल नदी किनारे स्थित है, कोटा चंबल नदी किनारे स्थित है। लुधियाना सतलज नदी किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी किनारे। उज्जैन इंपॉर्टेंट है, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। आगरा दिल्ली मथुरा यमुना, आगरा दिल्ली मथुरा यमुना नदी किनारे स्थित है। कटक महानदी, आपको पता होगा कि जैसे डिस्ट्रिक्ट में डीएम होते हैं, क्या होते हैं? डीएम, एडीएम भी होते हैं, एडीएम। तो आपको ऐसे याद रखना है, ए से आगरा हो गया, डी से दिल्ली हो गया, यम से मथुरा हो गया। तो एडीएम यमुना, एडीएम यमुना, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था, इंपॉर्टेंट है। फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। अगला है ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? पोंग बांध। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंगा नहर है। क्या है? गंगा नहर है। निचली गंगा नहर का, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये कई बार ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन। निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? नरौरा बुलंदशहर से होता है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। कौन सी नहर है? शारदा नहर। खातिमा शक्ति केंद्र शारदा नहर पर स्थित है। अगला है सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, राजस्थान शामिल है। अगला है भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। भाखड़ा नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और पेट के लिए तो और ही महत्वपूर्ण है। कावेरी नदी जल विवाद में पूछता है कि कौन सा निम्न राज्य नहीं है, या 4 राज्य दे देगा, आपको बताना होगा कौन सा राज्य है। तो आप समझ लीजिए, कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी 4 राज्य है। कितने हैं? 4, 3 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी 4 राज्य को तुरंत का तुरंत आप लोग हाईलाइट करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला है हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई है। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर से में लगभग 4801 मीटर विश्व का सबसे लंबा बांध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। अगला है
चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गुजरात में मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, आपको मैंने कल बताया था। अगला पॉइंट है हमारा बरगी ओंकारेश्वर इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। चुका बांध परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। अगला है टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में भागीरथी नदी पर निर्मित है। इंदिरा गांधी नहर ब्यास रावी सतलज से जल प्राप्त करती हैं, ये आप नोट कर लीजिए। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से जल प्राप्त करती हैं? तो रावी ब्यास सतलज, RBS ऐसे आती है, RBS रावी ब्यास सतलज। आप लोग कॉपी में ऐसे आप लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी ये प्रमाण संयंत्र है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप ध्यान से देखिए। कैगा कहाँ है? कैगा प्रमाण केंद्र कर्नाटक में है। कलपक्कम तमिलनाडु में, रावत भाटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। आप देखिए ध्यान से, का से कैगा, का से कर्नाटक, का से कैगा, का से कर्नाटक। इसमें लिखा है कल पक्का, कल पक्कम, इसमें बीच में मिल आ रहा है, अर्थात कल पक्का मिलेंगे। कहाँ मिलोगे? तमिलनाडु में मिलेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग वीडियो सुनते जाइए, आपको पक्का है याद हो जाएगा। कल पक्का मिल है तो मिल से तमिलनाडु हो गया, तो कल पक्का है मिलेंगे, तो कल पक्का से कल पक्कम प्रमाण केंद्र हो गया और तमिलनाडु। रा से रावत भाटा, रा से राजस्थान, का से कैगा, का से कर्नाटक। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, जिस प्रदेश में आप रहते हैं वहाँ पर कौन सा प्रमाण केंद्र है? नरोरा है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र। 2-3 बार आप बोलिए मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा। का से कैगा, का से कर्नाटक, कल पक्का मिलेंगे अर्थात कल पक्कम तमिलनाडु। रा से रावत भाटा, रा से राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तारापुर आपको सिर्फ याद रखना है कि तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। अगला है बबली प्रोजेक्ट। क्या है? बबली प्रोजेक्ट कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। महात्मा गांधी सेतु बिहार में है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी संबंध है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है। ये पूरा जो है आप नोट करके बना लीजिए, इसे जैसे इसमें लिखा ऐसे हूबहू छाप लीजिए आप। चलिए इसके आगे हम लोग भूजल संसाधन से क्वेश्चन कुछ समझेंगे। यहाँ से कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं। 2022-23 आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप है। क्या है? नलकूप। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि देश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? तो नलकूप से होता है। नहर से भी होता है, लेकिन और भी अन्य साधन है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? नलकूप ही ध्यान में रखना है। अगला है नलकूप जो है कुल सिंचाई लगभग 49.34 का योगदान है। नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर सिंचाई की जाने वाली कुल भूमि का प्रतिशत 62.8% आती है। अब यहाँ देखिए, नहरों द्वारा सिंचित भूमि कितना है? 22.85। तालाबों द्वारा सिंचित भूमि लगभग 2.82। अगला पॉइंट हमारा 15-16 में देश की सिंचाई की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान, राजस्थान का तृतीय स्थान है। कृषि गणना द्वारा 15-16 में देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है, जो अभी भी है। आपको इतना नलकूप को भूलना ही मत। उत्तर प्रदेश एक ग्लेंस 2024 के अनुसार 22-23 में उत्तर प्रदेश 74.1% भूभाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। नलकूप आपको भूलना ही नहीं है। इसके बाद जो है पर्वत, पहाड़ी तथा हिमनद के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, और नोट करते चलिएगा। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में। किस दिशा में है? भारत के उत्तर दिशा में है। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोग तुरंत नोट करिए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। इसे क्या कहते हैं?
नेपाल में तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और ये जो है किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में। ये सब बात आपको ध्यान में रखना है, कोई भी पॉइंट है तो छोड़ना आपको नहीं है। नोट कर लीजिए जितना मैं बताया हूँ, उसके बाद मैं क्लास आगे बताता हूँ। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, बोले हो कि तीव्रता निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को 3 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय। बृहद हिमालय को हिमाद्री या महान हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं, बाह्य को शिवालिक हिमालय कहते हैं। ये इतना लाइन आप फिर से आप नोट करिए, इसमें भी कई क्वेश्चन बन रहे हैं इस लाइन में, नोट करिए, फिर मैं क्लास आगे करता हूँ। ये हो गया। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अगला। इसके बारे में और अगर आप कुछ नोट करना चाहें तो माउंट एवरेस्ट के बारे में और कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। माउंट एवरेस्ट का नाम जो है कैसे पड़ा, मैं ये बताना चाहूँगा। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया था। वे जो है भारत के महासर्वेक्षक रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने बताया कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो कोमोलंगमा कहते हैं। अर्थात कोमोलंगमा का मतलब होता है बर्फ़ की देवी, बर्फ़ की देवी। और नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। और सागर माथा का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड की माता कहते हैं। ये आपको इतना ध्यान में रखना है। माउंट एवरेस्ट से इतना इम्पोर्टेंट था, मैं बता दिया। इसके बाद अगला है शिवालिक श्रेणी, हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी क्या है? शिवालिक है, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत में कौन कौन सा पर्वत आता है, मैं कल वाली वीडियो में सब बताया हूँ आपको। अगला है दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है। उसके बाद अगर यही क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, अगर पूछ लिया जाए उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम क्या है, तो मैं उत्तर से दक्षिण क्रम का ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप लोग ट्रिक नोट करिए। कलेजा पर, का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पर से पीर पंजाल। कलेजा पर, का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पर से पीर पंजाल। अर्थात अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, तो आपको इधर से शुरू करना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये उत्तर से दक्षिण है। और दक्षिण से उत्तर क्रम क्या है? शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। अगला है अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, हमारा पॉइंट है, अरावली श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली श्रेणी भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर है। मैं बताया था ट्रिक के माध्यम से कि वली जहाँ है वहाँ गुरु रहेंगे। अगला है विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अगला है सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है। किसका भाग है? दक्कन का पठार के भाग हैं। अगला है सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। अगला है सतपुड़ा श्रेणियों का दक्कन पठार का भाग है। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़ में मिलती है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर क्या है? दो बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च शिखर है। अगला है दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर क्या है? अनाईमुडी है, जो अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। केरल को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है।
कार्डमम अर्थात इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सियोराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा और उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं कल इसी वीडियो के आगे, कंटिन्यू करेंगे और एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते रहिएगा, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। जलप्रपात का हो गया, नदी की लंबाई हो गया और सह्याद्री हो गया, सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो गया, ये आपको एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और पूरी चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज की होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।